पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। तो जो अंबेडकर जी रिजर्वेशन के विषय में एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि ये समानता तब होगी कि जब यहां है उनको कुछ कंपेंसेटरी बेनिफिट दिया जाए कि वो यहां तक आ जाए, ठीक है, यानी उनका कट ऑफ हल्का सा नीचे रहना चाहिए, तब तो वो यहां पे कंपीट करेंगे। तो ये जो इसको समानता कहते हैं। थर्ड क्लास, अच्छा ये जो रिजर्वेशन दिया गया उसका बेसिस क्या था? सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, इसका क्या आधार था? रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा? जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहेंगे उनको क्या दिया जाएगा? आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर के आए हैं अगला चैप्टर पॉलिटी का मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, किसको कहते हैं, क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं? सबसे पहले हम लोग देख लें मूल अधिकार कहते किसको हैं, फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि एकदम ये वो राइट्स हैं, ये वो अधिकार हैं जो हमारे एकदम फंडामेंटल है, यानी कि मूल है। हमको सारे अधिकार मिले चाहे ना मिले, भारत सरकार को ये अधिकार हमको देने ही पड़ेंगे। जैसे कौन कौन से अधिकार हैं? कि हमको सभी लोग को समान रूप से देखा जाए, हम कहीं भी जाएं तो हमको हमारे साथ गरीब अमीर ऊंच नीच इस तरीके का जो व्यवहार होगा ये नहीं होना चाहिए। सभी लोग क्या है? समान है, ठीक है। इसके अलावा क्या, हमको कहीं भी आने जाने घूमने, कहीं भी किसी चीज का प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का शांतिपूर्ण ढंग से, इन सब चीजों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारी नाराजगी है तो नाराजगी जाहिर करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता मिल जाए, तो ये इस तरीके के अधिकार। इसके अलावा हमारा कहीं शोषण नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा ना कि कोई शक्तिशाली आदमी रहेगा हमारा शोषण कर सकता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो भी हमारे क्या है? मूल अधिकार है। और क्या है कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने मानने उसका प्रचार प्रसार करने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। इसके अलावा हमको अपनी शिक्षा का, अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी चीजें हमको अधिकार दिए गए हैं उनको पाने का भी हमारे पास अधिकार होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे संविधान में मूल अधिकार के तौर पे दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हम लोग क्या देखेंगे इस चैप्टर में कि जैसे कि किस तरीके से हमको सारे अधिकार दिए गए अपने नागरिकों को। कुछ अधिकार है फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि विदेशी लोग जो भी इंडिया में आते हैं वो भी इंजॉय करते हैं इस राइट्स को, ठीक है। कौन कौन से हैं, क्या है। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हमको रिजर्वेशन मिलता है नौकरी में या फिर प्रमोशन में, ठीक है, शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है। तो इन्हीं मूल अधिकार में हम लोग देखेंगे किस आर्टिकल में के थ्रू हमको दिया जाता है आरक्षण वगैरह। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे शायद गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस, ये सारे केस जो कि मूल अधिकार से संबंधित हैं उनको हम लोग इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये संविधान के भाग 3 में है, पार्ट 3 में है, ठीक है। किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 आर्टिकल में है। आर्टिकल 12 to 35, 12, 13, 14, 15 से कहां तक है? 35 आर्टिकल तक आपके क्या दर्ज है? मूल अधिकार का जिससे जो भी प्रोविजन है उसके दर्ज किए गए हैं, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, मूल अधिकार में जो मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा जैसे कि ब्रिटेन में आज के लगभग, हमको लगता है लगभग 800 साल पहले, 1215 की बात है, जब 1215 में इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे जॉर्ज फिफ्थ, किंग जॉर्ज फिफ्थ इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे। वो क्या किए, सारे पावर को वही एंजॉय करते थे जो राजा साहब थे, चाहे कानून बनाने की शक्ति हो, चाहे लोगों को न्याय देने की शक्ति हो, चाहे कोई भी कानून लागू करने की शक्ति हो, यानी कि क्या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, जो तीनों पावर कौन एंजॉय करते थे? राजा साहब एंजॉय करते थे। लेकिन जो जॉर्ज फिफ्थ थे राजा साहब, उनके यहाँ उनके नीचे जो सामंत वगैरह होते थे, अलग अलग एरिया के सामंत हुआ कर, उनको फ्यूडल बोला जाता है, फ्यूडल लॉर्ड्स। सामंत जो हुआ करते थे वो लोग राजा साहब से कहे, जॉर्ज फिफ्थ से, कि नहीं भाई हमको भी कुछ अधिकार दीजिए,
हमको भी क्या करिए, कुछ अधिकार दीजिए, हमको कुछ अधिकार दीजिए। तो ये हुआ कि राजा साहब के पे थोड़ा प्रेशर होने लगा। राजा साहब के अच्छा ठीक है, तो उन्हीं को जो राइट्स देते हैं, एक अधिकार पत्र देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अधिकार पत्र। उसी अधिकार पत्र को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। जो राजा साहब एक अधिकार पत्र यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट दिए कि लीजिए आप सामंत लोग हैं, आप लोग को ये पावर हम दे दे रहे हैं कि अपने एरिया में इन पावर पे आपका क्षेत्राधिकार रहेगा, आप लोग काम करिएगा। उसी अधिकार पत्र को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। उसी तरीके से जो भारत सरकार जो हम लोगों को, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, इसलिए हमारे मूल अधिकार को भी क्या कह दिया जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। बिल ऑफ राइट्स से तुलना की जाती है हमारे जो हमारे मूल अधिकार है। बिल ऑफ राइट्स क्या है, बिल ऑफ राइट्स अमेरिका का जो अधिकार दिया गया, अमेरिका अपने नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है उसे क्या कहती है, बिल ऑफ राइट्स। तो हमने मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट कहां से लिया था, अमेरिका से लिए थे, अमेरिकी संविधान से लिए थे। तो इसी तरीके से तो उसी से तुलना की जाती है बिल ऑफ राइट्स से। कल को क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारे संविधान के किस प्रोविजन की तुलना अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से की जाती है, तो मूल अधिकार की तुलना की जाती है। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो संविधान दिए गए हैं उसमें सारे अधिकार, जब इमरजेंसी लगती है, क्या लगती है, आपातकाल। आर्टिकल 352 के थ्रू, आगे चल के आपातकाल को हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग ये जानिए कि आर्टिकल 352 के थ्रू आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। उसके थ्रू हमारे सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस टाइम के लिए निलंबित हो जाते हैं। यह आपातकाल कब लगता है, जब किसी देश का इंडिया पे आक्रमण होता है तो क्या करती है सरकार, तुरंत इमरजेंसी लगा देती है, आपातकाल। किसी को कोई चीजें नहीं होगी, बस सिर्फ आपको क्या करना, देश एक तरीके से लड़ने पर, उस देश का सामना करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसीलिए और सारी चीजों का अधिकार वगैरह रोक दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है उस आपातकाल के दौरान। तो एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि आपातकाल के दौरान हमारे कौन से मूल अधिकार है जो बचे रहते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21। 20 में क्या है, आर्टिकल 20, 21 में क्या है, इसको अभी जस्ट इसके आगे देखेंगे कि 20 में क्या है, 21 में क्या है, विस्तार से देखेंगे। तो इतना जानिए, आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है, निलंबन नहीं होता है, और सारे आर्टिकल क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, यानी निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे जो मूल अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, 20 और 21 बचा रहता है। और ये जो निलंबन का प्रोसेस है, सस्पेंशन होता है, आर्टिकल हमारा 20 और 21 सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। किस आर्टिकल के थ्रू निलंबित होते हैं, तो आर्टिकल 358 और 359। तो संविधान का आर्टिकल 358, 359 बताता है कि जब भी आपातकाल देश में लगेगा तो उन 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ करके और सारे आर्टिकल क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी 20, 21 पूरा आपका 12 से लेकर के 35 तक सारे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे जो मूल संविधान है उसमें कितने मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे, अभी 6 हैं। अभी कितने मूल अधिकार हैं, 6 हैं, 6 हैं। और पहले जब संविधान हमारा बना था तो कितने थे, 7 थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। उसको हटा करके एक वैधानिक कानूनी अधिकार बना, वैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A में ले जाकर के रख दिया गया कि अब ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार आपका है। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, और इसी कारण अभी वर्तमान में कितने आपके मूल अधिकार हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से 6 अधिकार, उनको देख लेते हैं एक ब्रीफ। पहला आपका जो मूल अधिकार है उसका क्या नाम है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है, वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में कहा गया है।
आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में किसका वर्णन किया गया? समानता का अधिकार। लेकिन इससे पहले थोड़ा समझ लीजिए कि आर्टिकल 12 और 13 में क्या कहा गया। 14 से पहले 12 और 13 में क्या कहा गया? आर्टिकल 12 में आपका वो कहा गया कि मतलब स्टेट का डिफिनीशन दिया गया, परिभाषा दिया गया है राज्य का। राज्य का मतलब किसी देश की बात होती है पॉलिटी में। राज्य स्टेट का डिफिनीशन दिया, जैसे कि स्टेट में कौन कौन से हैं, जैसे आपका पार्लियामेंट आएगा, भारत सरकार, पार्लियामेंट, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं यानी कि राज्यसभा की विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं हैं, पार्लियामेंट है यानी संसद है, और भारत सरकार, इन सबको मिला करके क्या होता है? भारत राज्य का निर्माण होता है। आर्टिकल 12 में कहा गया, यानी स्टेट की डिफिनीशन, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में यह है कि जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 13 में ही बता दिया गया, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। कोई भी, चाहे संसद हो, चाहे वो आपकी कोई भी राज्य सरकार हो, इसमें हमारे मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। और अगर वो संशोधन करती है तो आपका अगर वो संशोधन करती है तो वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट होगा, यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है उसको न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आर्टिकल 13 में कहा गया। कोई भी संघ या राज्य सरकार हमारे मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 13 में अगर वो करती हैं तो उसका संशोधन का अधिकार हमारे न्यायपालिका को यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को होगा। तो आर्टिकल 12 ये 13 में कहा गया। ठीक है, तो ये हुआ आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अब आ जाते हैं 14 से लेकर के 18 तक। क्या कहा गया है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अभी इसके बाद 14, 15, 16, 17 वन बाय वन देखेंगे किसमें क्या कहा गया है। पहले इसको देख लीजिए, समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल में। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किसमें कहा गया? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में क्या चर्चा की गई है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, किस प्रकार की स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें स्वतंत्रता का अधिकार दी गई आर्टिकल 19 से लेकर के 12 तक। ठीक है, अभी देखेंगे 19, 91 A, B, C, D, E पूरा देखेंगे। और ठीक है, इसके बाद फिर उसके बाद 20, 21, 22 सब देखेंगे। अब देखते हैं तीसरा हमारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा वाला अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट आपका एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में कहा गया है। आर्टिकल 23, 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है? चौथा आपका मूल अधिकार कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, यानी 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का जो भी प्रोविजन है अपने नागरिकों के लिए, किस प्रकार के धार्मिक रूप से उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, किसमें कहा गया है? 25 से 28 तक में। और पांचवा आपका फंडामेंटल राइट क्या है? मूल अधिकार संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, लोगों को अपने संस्कृति और शिक्षा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 29 और 30 में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद छठा हुआ करता था आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि 30 के बाद 31 में हुआ करता था, जो कि बाद में हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसके बाद छठा जो आपका है अभी छठवां मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी ये जो अभी हमको अधिकार दिए गए हैं, चाहे समानता, हर जगह हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर जगह समानता मिलनी चाहिए, कहीं शोषण नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमारी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, ये जो अधिकार है ये अगर हमको नहीं मिलता है, बाय द वे नहीं मिलता है, तो ये आपके हमको पाने का अधिकार, अगर बाय द वे नहीं देती है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर देंगे। ठीक है, तो वो भी एक अधिकार दिया गया कि ऊपर के उपर्युक्त राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अप्रोच करके अपने ये उपर्युक्त अधिकार को ले सकते हैं। ये भी प्रोविजन किया गया है और इस प्रोविजन को आर्टिकल 32 को, ये आर्टिकल 32 में वर्णन है,
आर्टिकल 32 को हमारे जो भीमराव अंबेडकर थे, जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उनको क्या कहा गया, वो इसको क्या कहें, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर किसको कहे हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन ऐसे ओवरऑल संविधान की आत्मा, संविधान की किस प्रोविजन को, किस पार्ट को कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर अंबेडकर जी का नाम ले लिया जाए कि उन्होंने संविधान का सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है, तो अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन का सोल आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 के विषय में बोले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे भारत के नागरिक तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ राइट्स हैं जो कि हमारे फॉरेनर को भी दिया गया है, यानी कि विदेशियों को भी दिया गया है। तो वो कौन कौन से राइट्स हैं, वो हैं आपके आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स, इनको वन बाय वन देखेंगे क्या है, किसमें क्या प्रोविजन है। आप केवल इतना याद रखिएगा कि विदेशियों को कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो 14, 20, 21A मेन, ये 14, 20, 21A, इसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 14, 20, 21A और उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, ये विदेशी भी इन मूल अधिकारों को एंजॉय करते हैं, भारत के संविधान में ये वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल है और उसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो है आपका, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि यानी कानून के सामने सभी लोग क्या हैं, समान हैं। कानून का सभी को समान संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, चाहे किसी भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए क्या है, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता हो, चाहे बड़े छोटा से छोटा कोई शराबी हो, जुआरी हो, सबके लिए कानून क्या है, एक है। ठीक है, अब क्या है, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जात, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, ये जो ग्राउंड्स हैं कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, यानी कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कहीं भी जाएंगे आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप ये नहीं कर सकते हैं। दूसरा, नस्ल के बीच कोई ये नहीं कर सकता कि ये नस्ल सुपीरियर है, ये नस्ल इंफीरियर है, यानी श्रेष्ठ ये नहीं है, हम श्रेष्ठ हैं वो इंफीरियर है, घटिया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई जाति है तो संविधान में प्रोविजन किया गया है, चाहे आप किसी भी जात के हो, सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, ठीक है, जो भी है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं, सभी लोग मानव हैं और सभी लोग क्या हैं, समान हैं। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई थर्ड जेंडर से बिलोंग करता है, आप किसी को ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब उसके साथ किसी भी जगह पे आप भेदभाव नहीं कर सकते कि ये महिला है उस मंदिर में नहीं जाएंगी, ठीक है, या फिर ये पुरुष है तो यहाँ नहीं जाएंगे, या थर्ड जेंडर वाले यहाँ एंट्री इस ऑफिस में नहीं एंट्री करेंगे। ये किसी भी आधार पर, लिंग के आधार पर, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को क्या किया गया है, निषेध किया गया है। जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भी, यानी कोई गांव का है, कोई शहर का है, तो गांव वाले को इन्फीरियर मत समझिए। अक्सर होता है, गांव कहावत होती है, जैसे कोई भी मिस्त्री वगैरह होते हैं गाड़ी बनाने वाले, वैसे एक बार क्या कर दिए, मांगे कुछ और दे दिया कुछ, तो उसे क्या करें, गांव से आए हो क्या, यानी क्या बता रहा है आपको कि गांव के लोग उस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं, आपको कहीं भी आप इस तरीके के शब्द मत यूज करिए, है ना। संवैधानिक रूप से इसको क्या कहा गया, ये प्रोहिबिट है कि आपको मतलब उनके साथ किस तरीके का एक भेदभाव जैसा हो जाएगा। शहर और गांव के लोग अलग ऐसे होते हैं, या कोई कहे हम बंबई से, कोई कहे हम बिहार से हैं, कोई कहे उत्तर प्रदेश से, तो इस तरीके का मतलब क्या होता है कि सब लोग समान हैं, कहीं किसी भी आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित आर्टिकल 15 एक मूवी भी है, फिल्म ही है, बहुत अच्छी है, उसको जाइए, समय हो तो देखिए। वो आपको एक
पर्सपेक्टिव देगी कि किस तरीके से चीजें गड़बड़ पिछले समय में होती रही हैं और आगे भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सभी लोग को जो उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी लोक नियोजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन यानी जो सरकारी नियोजन है, जो सरकारी विभाग है उसमें जो नियोजन किया जाता है, उसमें जो भर्ती की जाती है, उसमें समानता हो, सभी को क्या दिया जाए? समान दिया जाए। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे है, अब कोई कम्युनिटी ऐसे है, जैसे मान लीजिए सवर्ण कहा जाए, ऐसे है, कोई वंचित वर्ग है, तो सभी लोग को समान दे देंगे तो क्या ये समान रहेंगे? वंचित वर्ग को भी यहां लाके बराबर कट ऑफ बना देंगे किसी भी एग्जाम का, तो क्या सही लोग वंचित वर्ग पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। तो जो अंबेडकर जी रिजर्वेशन के विषय में एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि ये समानता तब होगी कि जब यहां है उनको कुछ कंपेंसेटरी बेनिफिट दिया जाए कि वो यहां तक आ जाए। ठीक है, यानी उनका कट ऑफ हल्का सा नीचे रहना चाहिए, तब तो वो यहां पे कंपीट करेंगे। तो ये जो इसको समानता कहते हैं। अंबेडकर जी क्या कहे थे कि जो भी पास्ट में समानता का मतलब वो क्या निकाले थे कि जो पास्ट में कुछ वो हुआ है, कुछ जैसे एक तरीके से उनको दिया जाता है कि कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो कि अपने आप को इंफीरियर माइंडसेट बन गया है वंचित वर्ग का, इस तरीके से किया गया था उनके साथ व्यवहार पास्ट में। आज के 100-2 साल 1000 साल पहले की बात है। ये सारी चीजें जब की गई थी तो उसमें यही कहा जाता है कि इनको डिसेबिलिटी यानी कि इनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि यहां आएंगे तब जाके बराबरी इंश्योर होगी। ठीक है, तो उससे संबंधित इन्हीं चीजों के लिए एक बेनिफिट कंपेंसेटरी यानी हर्जाना के तौर पे इनको थोड़ी सी क्या देनी चाहिए? रियायत देनी चाहिए। यहां पे आगे बढ़ते हैं, उसी में देखिए क्या है आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) में क्या कहा गया था कि यही जो हर्जाना के तौर पे जो उनको बेनिफिट देनी थी, उसमें कहा गया कि अभी जो बैकवर्ड क्लास उसको रिजर्वेशन की बात की गई। किस आर्टिकल में? 16(4) में। आर्टिकल 16(4) में बैकवर्ड क्लास की बात की गई कि बैकवर्ड क्लास जो भी है वंचित वर्ग है, इनको ऊपर उठाने के लिए कुछ हमको क्या देना पड़ेगा? कुछ हमको क्या देना पड़ेगा? इनको क्या देना पड़ेगा कि जैसे कि मतलब कुछ हम कुछ उनको प्रायोरिटी देंगे, यानी कि कुछ कम नंबर पे कट ऑफ बनाएंगे, तो एक तरीके से हर्जाना के तौर पे देना है उनको, कम कट ऑफ बनाएंगे। तो बैकवर्ड क्लास को पहचान करने के लिए 1951 में कहा गया, तो 2 कम्युनिटी थी बैकवर्ड क्लास। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन दिया गया उसका बेसिस क्या था? सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। इसका क्या आधार था? रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा? जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहेंगे उनको क्या दिया जाएगा? आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उस समय 1951 में जो सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग थे वो कौन थे? शेड्यूल कास्ट, SCs एंड STs। शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन दिया गया और STs को 7.5% दिया गया। ठीक है, यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति को 7.5%, अनुसूचित जाति को 15% रिजर्वेशन दिया गया। 16(4). ठीक है, आर्टिकल 16(4) में दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि एक मंडल आयोग का गठन किया जाता है 1979 में। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया जाता है 1979 में। ये मंडल आयोग को क्या कहा गया कि आप जरा सा देखिए 51 की बात है, लगभग कितना हो गया? 30 साल बीत गया। तो देश में और भी बहुत सारी बैकवर्ड क्लास में लोग रहते थे। ठीक है, तो उसमें कहा गया मंडल आयोग से कि आप जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े क्लास है, उनका क्या स्टेटस है जरा सा बताइए। तो मंडल कमीशन 1979 में गठन किया जाता। 1980 में इसने क्या दिया? रिपोर्ट दिया। मंडल कमीशन के रिपोर्ट में क्या था कि 3743 जो कास्ट है वो अभी क्या है? सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, यानी सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास है। कितनी जातियां? 3763 जातियां अभी भी क्या है? पिछड़ी हैं। और इनको 27% आरक्षण देने की जरूरत है। 27% रिजर्वेशन देने की जरूरत है। यानी जो 1951 में जो बैकवर्ड क्लास थी वो ओबीसी नहीं थी, मतलब जो पिछड़ी जाति,
पिछड़ी जाति में 1951 में केवल एससी और एसटी थी, लेकिन 1980 में जो मंडल कमीशन रिपोर्ट देता है वो बताता है कि और भी पिछड़ी जातियां हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, उनको 3743 जातियां हैं जिनको कितने रिजर्वेशन की आवश्यकता है? 27%, 27% रिजर्वेशन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके बाद 1990 में भारत के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। 1990 में वीपी सिंह इस आयोग की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि और एक नया कैटेगरी बनाते हैं, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास में कौन आया था सबसे पहले? एससीज एंड एसटीज। ठीक है, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ी जाति के नाम पर 27% रिजर्वेशन को 1990 में वीपी सिंह प्रदान करते हैं। ठीक है, 1990 में 27% रिजर्वेशन मिलने लगा। इसके बाद क्या हुआ? जब इस तरीके से मतलब एक चीजें ये उठने लगी कि अब तो सरकारें वोट लेने के लिए कुछ भी रिजर्वेशन तमाम तरह के देने लगेंगे, तो उसी समय एक कोर्ट में केस फाइल होता है जिसका क्या नाम है? इंदिरा साहनी केस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस कब ये केस हुआ था? 1993 में ये केस हुआ था। 9 जजेस की बेंच थी ये। 9 जजेस की बेंच का मतलब क्या था? बड़ी बेंच, यानी 9 जज अगर किसी मामले को सुनवाई कर रहे हैं तो 9 जजेस की बेंच। 13 जजेस की बेंच, 13 जज अगर सुनवाई कर, 2 जज अगर सुनवाई कर, 2 जज की बेंच। ठीक है, वो खंडपीठ होता है, पीठ होती है। 9 जजों की पीठ है, 8 जजों की पीठ हमेशा विषम में होती है, 8 नहीं होती है, 7 होती है, 9 होती है, ताकि कोई निर्णय दिया जाए तो 7 जज की बेंच है तो 4-3 से कोई निष्कर्ष निकाला जाए, 9 की है तो 5-4 से। ठीक है, इस तरीके से, या किसी भी जो सहमत होते असहमत होते वो आते हैं, लेकिन विषम में रहेगा तो कोई निर्णय तक पहुंचेंगे आप। ठीक है, इंदिरा साहनी केस 1993 में हुआ था और इस केस का क्या निष्कर्ष निकला था कि मतलब ये था ना कि सरकारें कल को चल के 80% रिजर्व कर देंगी। 80% पद अगर रिजर्व हो जाएंगे किसी भी भर्ती के तो परेशानी आएगी ना, शायद कहीं न कहीं उतने योग्य लोग न जा पाए, तो इसलिए केस फाइल किया गया था। इंदिरा साहनी केस के नाम से था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि आरक्षण जो थी, रिजर्वेशन जो था, उस पे कैप लगा दिया गया। क्या कैप लगा दिया गया कि 50% से अधिक सरकार आरक्षण नहीं दे सकती है। ये किस केस में कहा गया है? इंदिरा साहनी केस में कहा गया था। क्यों? क्योंकि 27% ये हो गया और 15 और 7.5 जोड़ेंगे तो 22.5% हो जाएगा, और 22.5 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 49, 49.5% हो जाएगा, 49.5%। तो इंदिरा साहनी केस में यही कैप लगा दिया गया, 50% से अधिक रिजर्वेशन सरकारें नहीं दे सकती हैं। 50% के बाद जो बचेगा वो अनरिजर्व रहेगा, यूआर, जिसमें सभी लोग चाहे जनरल के हो चाहे वो लोग हो, सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो 50% जनरल के लिए तो रिजर्व है नहीं, वो अनरिजर्व है, चाहे जो भी उतनी मेरिट पाएगा वो हो जाएगा। अगर उससे कम रिजर्व कैटेगरी यानी बैकवर्ड क्लास पाता है तो वो अपनी कैटेगरी में भी रहेगा। 50% का कैप लगा देती है इंदिरा साहनी केस में। याद रखिएगा किस केस में कैप लगाया गया था। दूसरी चीज, इंदिरा साहनी केस का क्या निष्कर्ष निकला था कि जो रिजर्वेशन है वो केवल अपॉइंटमेंट में मिलेगा, केवल नियुक्ति में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, कोई नियुक्त हो रहा है सरकारी विभाग में तो उसको आरक्षण दे दीजिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं देने की बात कही गई थी, केवल नियुक्त होंगे तो आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये चीजें जैसे इसके बाद मैं खुद ही एक रिजर्वेशन पर एक अच्छी क्लास लेके आऊंगा, आपको पूरी अच्छी तरीके से हम समझाएंगे कि क्या है रिजर्वेशन, किस तरीके से किया गया था, कैसे कैसे किसको कितना मिलता है, सब कुछ एक शुरू से लेकर अंत तक चीजें लेके आएंगे आगे चल करके। लेकिन अभी जो आर्टिकल 14 में कहा गया है वो बातें बस समझिएगा कि अपॉइंटमेंट में हो गया और आरक्षण इंदिरा साहनी केस में कह दिया गया। इसके बाद सरकार क्या करती है कि इंदिरा साहनी केस को पहले हटाती है। देखिए, सबसे पावरफुल कौन होता है? सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? तो सरकार। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहेगी उसको सीधा काट के सरकार फिर से अपने मन के कर देगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। बस ये देखेगी सुप्रीम कोर्ट कि चलिए संविधान के भीतर है कि नहीं, संविधान के भीतर है, कुछ भी करेगी, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को बदल करके कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पावरफुल कौन होता है? संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, सरकार होती है। ठीक है, पार्लियामेंट मेन तौर पर, क्योंकि पूरे देश का लोग पार्लियामेंट में चुने हुए लोग बैठे हैं। इलेक्टेड पर्सन के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए कि जो एक बार परीक्षा पास करके आके बैठ गया कुर्सी पर सुप्रीम कोर्ट में, उसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। जो चुने हुए लोग होते हैं वो जनता की मंशा को समझते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पढ़ा लिखा
ही सबसे ज्ञानवान नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो चुनाव प्रक्रिया होती ही नहीं। लोगों के अनुसार सबको साथ में लेकर के, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, शराबी हो, जुआरी हो, सबको लेकर के जो चलती है वो है हमारी सरकार होती है। इसीलिए ज्यादा पावर किसके पास होता है? सरकारों के पास होता है। तो अपॉइंटमेंट में इनको नहीं देना था, केवल क्या नाम है, नियुक्ति में देना था, अपॉइंटमेंट में देना था, प्रमोशन में नहीं देना था। इंदिरासानी केस में कहा गया। दूसरा, कैप लगा दिया गया था, 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सरकार फिर क्या करती है, एक क्लास लेके आती है 16(4)A 16(4) में आर्टिकल 16 सेक्शन 4 के सब सेक्शन ए लेके आती है। 16(4) तो यहां था ही, 16(4) चल ही रहा था। 16(4) में एक ए सब सेक्शन जोड़ती है और ये कहती है कि जो कैप लगाया सुप्रीम कोर्ट, इसमें नहीं होगा, ये कैप से पार भी हम लोग जा सकते हैं। सरकार का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट क्या करे, सरकार कहती है कि हम इसके पार भी जा सकते हैं, यानी कि 50% से अधिक भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। 16(4)A में कहा गया, इस कैप को हटा दिया गया, 50% वाली जो सीलिंग लगाई थी सरकार सुप्रीम कोर्ट, वो सीलिंग को हटा दिया गया, नहीं इसके पार भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद 16(4)B लाया गया सरकार के द्वारा और कहा गया कि हम केवल अपॉइंटमेंट में नहीं, प्रमोशन में भी दे सकते हैं रिजर्वेशन। वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हटा दिया गया। किससे? 16(4)B में, यानी आर्टिकल 16 सेक्शन 4 और सब सेक्शन बी में। प्रमोशन में भी हम दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट प्रमोशन दोनों में दे सकते हैं, 50% से अधिक भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसी का परिणाम निकला, ये पहले संशोधन हो चुका था, उसी का एक परिणाम निकलता है कि एक नया संविधान संशोधन किया गया और आपका आर्टिकल 16(5), 16(4) पहले था, 16(5) जोड़ दिया गया और 16(5) के थ्रू EWS दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं जनरल कम्युनिटी में, उनके लिए सरकार 10% का रिजर्वेशन लेके आती है। कितना परसेंट का? 10% का रिजर्वेशन लेके आती है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में, 103वां संविधान संशोधन 2019 में सरकार EWS के लिए 10% रिजर्वेशन लेके आती है। और अच्छा, 10% रिजर्वेशन लेके आई तो 50% की सीमा को क्रॉस कर गई। अगर ये 16(4)A नहीं हुआ होता तब ये EWS को रिजर्वेशन भी ना मिला होता। यानी ये जो पहले कर दिया गया था, इसका फायदा तुरंत सरकार आसानी से करने में सफल हो पाई। अब प्रमोशन का तो अब दिया ही जाता है प्रमोशन में। तो 16(5) में EWS को रिजर्वेशन है, 16(4) में बैकवर्ड क्लास में SC ST और OBC को है। ठीक है, 16(4) में SC ST OBC को और 16(5) में EWS को रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा था, इसको यहीं पे रोकते हैं। पार्ट 1 ये रहेगा, इसके जस्ट बाद पार्ट 2 आ जाएगा, तो उसके बाद पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करके हमको बताइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और ठीक है, थैंक यू।